Welcome to Alam Academy. Today we will learn congruent triangle, that is chapter 7 of NCERT class 9. In a previous lecture we have learned about the basic concept of a triangle. In that lecture we have learned what is triangle, its classification and some terminologies related with the triangle. सो आज स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स किसको कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो स्पेसिफिक आने से पहले, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से आने से पहले हम लोग समझते हैं ये वर्ड कॉन्ग्रेंट है क्या, और अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका क्या मतलब है। समझते हैं इस चीज को कि कॉन्ग्रेंट फिगर हम किसको कहेंगे। कॉन्ग्रेंट फिगर, क्योंकि अगर हमको कॉन्ग्रेंट फिगर समझ में आ गया तो इसका मतलब हमको फिर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल भी समझ में आ जाएगा। कॉन्ग्रेंट फिगर हम किसको कहेंगे कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। पहली चीज क्या है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, अगर वो दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल सेम शेप और साइज के होंगे, हूबहू, जिसको हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में या मूवीज में कहते थे कि उसका डुप्लीकेट होगा, हूबहू सेम होगा, एग्जैक्ट होगा, सेम होगा शेप और साइज में, तो वो दो फिगर कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। और आगे एक्सप्लेन किया गया है कि सच दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज, सच दैट इस तरह से वो सेम होंगे कि इफ वन फिगर सुपर इम्पोज ऑन अदर देन अदर फिगर कवर्स कंप्लीटली और एग्जैक्टली। क्या मतलब हुआ इसका कि दो फिगर हूबहू एक जैसे कब होंगे, दो फिगर कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब वो हूबहू एक जैसे हो, यानी कि उनका सेम शेप और साइज हो। और अगर उनमें से एक फिगर को उठा करके दूसरे फिगर पर सुपर इम्पोज किया जाए, सुपर इम्पोज करने का मतलब कि हमने एक फिगर उठाया और उठा करके दूसरे के ऊपर रख दिया, तो जो दूसरा फिगर है वो पहले फिगर को ऐसे कवर करेगा, बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली कवर करेगा कि वो दोनों एक ही यूनिट की तरह से काम करेंगे। हम चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें, दोनों ही केस में लगेगा कि वो सिंगल यूनिट है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम मेरे पास दो हाथ का एग्जाम्पल लेते हैं, ये पाम है हमारे, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक। अगर हम इस पाम को उठा करके इस पर रख देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ से ये सिंगल यूनिट की तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि इसने इसको पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लिया, एग्जैक्टली कवर कर लिया। तो अब हम कह रहे हैं कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि अगर हम एक फिगर को उठाते हैं और दूसरे फिगर पर रख देते हैं और उनका शेप और साइज हूबहू सेम है, इतना सेम है कि वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। कुछ फिगर्स ड्रॉ करेंगे तो बात समझ में आएगी। जैसे सपोज करिए अगर हमारे पास एक सर्किल ये है, दिस इज अ सर्किल ऑफ रेडियस r, सपोज वी गिव सम वैल्यू, r की वैल्यू हमने दे दी 2 सेंटीमीटर। एक और सर्किल हम ड्रॉ करते हैं और उसका भी रेडियस r। तो अब होगा क्या कि ये सर्किल को उठा करके अगर हम इस पर रखें, ठीक है, अगर ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर के हैं, थोड़ा सा ऊपर छोटा बड़ा बन गया, लेकिन आप ये समझिए अगर 2 सेंटीमीटर ये भी 2 सेंटीमीटर ये भी, इसको उठा करके इस पर रखेंगे तो क्या होगा, ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। यानी कि अगर हम इस पर रखेंगे तो फिर होगा क्या कि वो एग्जैक्टली कवर करेगा, कोई भी पोर्शन उसका बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसा फिगर हमारा क्या कहलाएगा, दीज टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। बात समझ में आएगी। कॉन्ग्रेंट डेफिनेशन क्या है कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ they are having same shape and size such that if one figure is superimposed to other then other figure covers it completely or exactly। अगर हम एक फिगर को उठा करके दूसरे पर रखते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो होना क्या है कि वो एक ये फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ऐसे दो फिगर्स को हम कहेंगे these figures are कॉन्ग्रेंट। इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हमने ये पाम वाला एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा अगर हमारे पास दो पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज जो होता है तो वो पासपोर्ट साइज हर जगह आपको कॉमन मिलेगा। तो अगर एक पासपोर्ट साइज फोटो दूसरे पासपोर्ट साइज फोटो पर रखते हैं तो क्या होगा, वो दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं, उनका शेप भी सेम होता है, उनका साइज भी सेम होता है, और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करने पर पूरी तरह से कवर कर लेंगे, पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो वो दो फोटोग्राफ भी हमारे क्या कहलाएंगे, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम कोई सेम ईयर का कोई कॉइन लेते हैं,
सेम ईयर के दो कॉइन लेते हैं, मान लेते हैं 1 रुपीज कॉइन लेते हैं या 2 रुपीज कॉइन लेते हैं सेम ईयर के, तो होगा क्या कि एक कॉइन दूसरे कॉइन पर रखेंगे तो वो दोनों बिल्कुल सेम शेप और साइज के हैं और इस तरह से हैं कि एक के ऊपर एक रखने पर वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, कोई भी पोर्शन बाहर नहीं रह जाता। ठीक है ना। अब अगर कुछ हम एक एग्जांपल दें जो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ही स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एंड टेक अनदर स्क्वायर, इसका साइड मान लेते हैं ये साइड है 2 सेंटीमीटर। अब ये शेप तो सेम है, शेप सेम है दोनों स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन साइज सेम नहीं है। अगर हम इसको उठा करके इस पर रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, तो ये क्या कर रहा है, ये फिगर नंबर 1 है और ये दिस इज फिगर नंबर 2, तो फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2 को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। सुपर इंपोज करने की कंडीशन में क्या हो जा रहा है, ये कुछ पोर्शन बच जा रहा है और ये बचना ही बच रहा था क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। तो ये फिगर क्या है, दिस फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दिस फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि सुपर इंपोज करने पर ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दो जो फिगर है, ये दो जो सर्कल्स ड्रॉ करें, दीज फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। एक स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंसी और दे दे एग्जांपल, सपोज करिए दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड अनदर स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, सेम शेप सेम साइज। अगर हम सुपर इंपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीटली उसको कवर कर लेगा। तो ये दोनों फिगर भी क्या कहलाएंगे हमारे, दीज टू फिगर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसको बोल रहे हैं। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब वो सेम शेप एंड सेम साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको याद रखिए। when two figures are of same shape and same size such that if we superimpose one figure to another then it will completely cover the other figure। ठीक है ना, पूरी तरह से कवर कर लेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल को हम देखते हैं। अभी तो हमने एग्जांपल दिया सर्कल का, स्क्वायर का, ठीक है ना। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जब आपकी कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ जनरल फिगर समझ में आ गई, तो उसी में एक स्पेसिफिक फिगर हमारा ट्राइंगल मिल गया, तो ट्राइंगल भी हमको समझ में अब आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं। सेम वही डेफिनेशन यहां पर भी रहेगी कि दो ट्राइंगल भी कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब, जब वो सेम शेप और साइज के होंगे और एक ट्राइंगल अगर हम दूसरे ट्राइंगल पर रखते हैं तो वो क्या होगा, सुपर इंपोज कर जाएगा। तो ऐसा दो ट्राइंगल हमारे क्या कहलाएंगे, दैट ट्राइंगल या दिस ट्राइंगल, या ऐसे ट्राइंगल हमारे क्या कहलाएंगे, दैट ट्राइंगल आर कॉल्ड टू बी, आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर यहां पर बात। चलते हैं आगे। अब लेकिन हम मैथमेटिशियन की लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल क्या है। ऐसा तो करेंगे नहीं कि हमारे सामने कोई दो फिगर आए और कहा जा रहा है कि ये दोनों चेक करो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उठा करके एक के ऊपर एक रख रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे पास तो बोर्ड में या कॉपी में फिगर बनाओगे या फिर कॉपी को कट करें तब सुपर इंपोज करें। तो मैथमेटिशियन ने हमको एक डेफिनेशन दी, एक क्राइटेरिया दिया। वो क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया दिया फॉर चेकिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल को कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। एक क्राइटेरिया दिया, उसको समझ लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, इफ, अब ये कंडीशन आई हमारे पास, इफ द साइड्स एंड एंगल्स, इफ साइड्स एंड एंगल्स of one triangle is equal to the corresponding sides
and angles of other triangle। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। मैथमेटिशियन ने दिया कि दो ट्राइंगल को हम चेक कैसे करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, कब होगा, इफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर होंगे, ठीक है ना, किसके बराबर होंगे, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। अब इस वर्ड को थोड़ी देर बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग। बाकी सारी बातें क्लियर है, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग क्या है, ठीक है ना, इसको समझते हैं हम इस फिगर से। सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस स्टेटमेंट को वैसे भी समझ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो लिखा है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, अगर उनके साइड्स और एंगल और आपस में इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल इक्वल हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, या करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो ये करस्पॉन्डिंग क्या चीज है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए और ए सी इज इक्वल टू आर पी और पी आर, ठीक है ना। और एंगल की भी बात कर लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है कि ए बी जहां पर है, सेम उसी पोजीशन में पी क्यू है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर है, और सी ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी पी है। यानी कि इस फिगर को उठाकर इस पर रखते हैं या इसको उठाकर इस पर रखते हैं तो ये दोनों सुपर इम्पोज कर जाएंगे, क्योंकि एंगल्स और साइड्स दोनों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का एक सिंबल भी होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इफ यू वांट टू राइट these two triangles are congruent, तो हम कैसे लिखेंगे कि triangle ABC is congruent to triangle PQR। PQR। अब ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो स्टेटमेंट में ये लिखा है कि अगर ऐसा ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, दो ट्राइंगल अगर हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दे रखे होते कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो अब हमको लिखना होता, इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो अगर हम इसमें से AB लेते हैं, AB किसके बराबर होता, PQ के, AB बराबर होता PQ के। इसी तरह से BC बराबर होता QR के, BC बराबर होता QR के, और CA बराबर होता PR के या RP के, AC बराबर है PR के। और एंगल A बराबर होता है एंगल P के, एंगल A बराबर होता है एंगल P के। इसी तरह एंगल B बराबर एंगल Q के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है ना। अगर हम इसको घुमा दें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, तब देखते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को कि नहीं कर पा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लें, इस डेफिनेशन को, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। वैसे हम इसको अभी इरेज नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ये तो बहुत सीधा सीधा था कि सुपर इंपोज हमें आसानी से हो जा रहा था। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ABC, A, B and C, and this side is 4 centimeter, this side is 6 centimeter, and this side is 5 centimeter. Let angle A is equal to X, angle B is Y, and angle C is Z degree. Suppose you have another triangle. इस बार ओरिएंटेशन बदल देते हैं, इस बार नॉर्मल ओरिएंटेशन पर नहीं रखते बल्कि हम किसी दूसरे ओरिएंटेशन पर रखते हैं। सपोज दिस इज PQ and this is R. PQ we have 4 centimeter, QP is 6 centimeter, and RP is 5 centimeter. This angle is X, this angle is Y, and this angle is Z.
इस ट्राइंगल में अगर हम कोई भी साइड देख लें, आइदर ए बी, बी सी और सी ए, किसी भी साइड को उठा लेते हैं। सपोज करिए हमने ए बी साइड को लिया, ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब हम दूसरे ट्राइंगल में इस ए बी साइड के इक्विवेलेंट साइड को ढूंढेंगे जो इक्वल है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये हमारी 4 साइड मिल गई पी क्यू। तो हम कहेंगे कि ए बी पी क्यू के बराबर है। अब आगे का जो करस्पॉन्डिंग हमें एंगल ढूंढना, हमने एक साइड करस्पॉन्डिंग ढूंढ ली। अब आगे की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, ए बी के हम राइट में अगर चलते हैं तो हमको ए सी मिलता है। ए बी के अगर हम राइट में चलते हैं या यूं कह ले क्लॉकवाइज चलते हैं तो ए सी मिलता है। ए बी के अगर लेफ्ट में चलते हैं या यूं कह ले एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो बी सी साइड मिलता है। किसी एक साइड में हम अपना चलेंगे, ठीक है ना, अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आइदर वी मूव क्लॉकवाइज और वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ए सी की तरफ जब चल रहे हैं तो पी क्यू हमने ए बी और पी क्यू को करस्पॉन्डिंग मान लिया क्योंकि इक्वल इक्वल आ गया। तो जब हम इसके आगे चलते हैं क्लॉकवाइज तो अब हमको इसमें भी क्लॉकवाइज अगर चलना होगा तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट साइड हमारी एसी है, एसी 5 सेंटीमीटर है। तो जब हम पी क्यू से भी आगे क्लॉकवाइज चले तो हमको नेक्स्ट साइड मिली पी आर और आर पी जो कि 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जब हम एसी पर पहुंच गए, अब एसी से आगे बढ़ेंगे तो सी बी मिलेगा या बी सी मिलेगा जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। और जब हम यहाँ पर पी आर पे पहुंच गए या आर पी पहुंच गए तो उसके आगे जब चलेंगे तो हमें आर क्यू मिलेगा या क्यू आर मिलेगा जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हो गए। एंगल को चेक कर लेते हैं, कोई भी इसमें से एंगल उठा लेते हैं। एंगल ए बी सी में से सपोज कर लिया एंगल ए अगर लिया हमने कि एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें एक्स हमें कहाँ दिख रहा है, एंगल पी दिख रहा है। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एक्स। अब एक्स से हम फिर दो पॉसिबिलिटी, आइदर वी मूव क्लॉकवाइज और वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो जेड पे पहुंचेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वाई पे पहुंचेंगे। सपोज अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जेड पर पहुंच गए तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल सी इज इक्वल टू जेड आ गया। तो अब हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज चले थे तो यहाँ पर भी हमें क्लॉकवाइज चलना है तो हम पहुंच जाएंगे आर पर। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर विच इज इक्वल टू जेड। फिर यहाँ से पहुंचने के बाद फिर आगे क्लॉकवाइज चले, वाई पे पहुंच गए, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू वाई। और जेड से पहुंचे तो एंगल क्यू पे पहुंच गए तो एंगल क्यू इज वाई। इसका मतलब क्या होगा कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग कौन किसके, ए के करस्पॉन्डिंग पी है, क्यू के करस्पॉन्डिंग बी है और सी के करस्पॉन्डिंग आर है। तो अब हम जब कॉन्ग्रेंसी लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल इसका मतलब कॉन्ग्रेंट हो गए तो वो एंगल हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। ए के कॉन्ग्रेंट क्या था, पी था, तो ट्राइंगल पी। इसी तरह से सी के कॉन्ग्रेंट क्या है, आर है, बी के कॉन्ग्रेंट क्या, क्यू, ट्राइंगल पी क्यू। और सी के कॉन्ग्रेंट आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर। और साइड को भी चेक कर लेते हैं, ए बी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू के तो ये ए बी पी क्यू। इसी तरह से बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, बिल्कुल सही। और ए सी आर पी, ए सी आर पी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने ए बी सी हमें पता लग गया पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है और हमने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा, हमने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, इस स्टेटमेंट को समझते हुए सही, और हमने ऑर्डर बदल दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये स्टेटमेंट जब लिखा होगा तो ये स्टेटमेंट बता रहा है कि एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए क्यू के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमको ऑर्डर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। जैसे अब साइड में भी देख लेते हैं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ए बी बराबर है क्यू पी के, लेकिन ए बी को जब हम देखेंगे ए बी क्यू पी के बराबर, यहाँ तो मैच करा। आगे चलते हैं, बी सी बराबर है पी आर के, इस स्टेटमेंट के हिसाब से बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी पी आर के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये साइड ही केस में भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ऑर्डर को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ही रेस्पेक्ट में ही चीजें लिखनी है। अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये बात क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें हमने ऑर्डर समझ लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो सारी चीजें बड़ी आसान थी, यहाँ तक तो सारी चीजें बहुत आसान थी। अच्छा, एक चीज और समझते चले जो बड़ा कॉमन टर्म है, बार बार इस एक्सरसाइज में मिलेगा, वो है सीपीसीटी, ठीक है ना। सुना होगा आपने, ये है क्या, इसको भी समझते चले। तो ये कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्रायंगल, आपके उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन
ट्राइंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या इसी का वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। बात क्लियर? यहां तक सीबीसीटी की बात कर रहे थे, उसको भी समझ लें। क्योंकि ये बात हमको पता लग गई कि अब दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक स्टेटमेंट और जान लीजिए जिससे हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पता लग जाएगा, सीपीसीटी जिसको हम कहते हैं कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, लिख देते हैं इसको, इफ टू triangles are equal then its corresponding parts किसी भी ट्राइंगल के क्या पार्ट्स होते हैं भाई? ट्राइंगल में साइड होता है, ट्राइंगल में एंगल होता है, तो पार्ट्स से मतलब है दैट इज इट्स साइड एंड एंगल, that is sides and angles. If two triangles are congruent, then its corresponding parts, that is sides and angles, are equal. इसी को ही बोलते हैं corresponding parts of congruent triangle, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं CPCT, corresponding parts of congruent triangle, CPCT। बार बार आपका इसमें यूज होगा, CPCT से हम लोग कई सारे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि अभी तक तो क्या था कि ट्राइंगल में 6 पार्ट्स थे, 3 एंगल 3 साइड्स, वो सब दे रखा था, तीनों एंगल दे रखा था, तीनों साइड्स दे रखा था, तो हमने बहुत आसानी से पता लगा लिया कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। लेकिन हमको एक्सरसाइज में, हमें न्यूमेरिकल में ऐसा केस नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ किया जाएगा। कैसे? हम क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, यानी कि टोटल हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है? 6 इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। 3 साइड्स are given अभी तक and 3 angles are given, 3 angles are given, अभी तक हमने ऐसा केस देखा, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं कि ये इंफॉर्मेशन को घटाने वाले, यानी कि जो तुमको साइड और एंगल दिया है उसको रिमूव करने वाले हैं। अब क्या करेंगे कि वो सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे। तब हम पहचान पाएंगे कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ये फिगर हो, सपोज एक ट्राइंगल है A, B and C and this side is 4 centimeter, this angle is 30 degree and this side is 5 centimeter, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR, this is 4 centimeter, this angle is 30 and this is 5 centimeter। अब ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन बनेगा कि एक साइड, दो साइड तो दी है, ये भी साइड हमको बता दो तो हम बता देंगे। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये एंगल ए और एंगल सी पता नहीं है तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट अब क्या है कि हमें 1, 2, 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है बस। अब हमें रिक्वायरमेंट 3 इंफॉर्मेशन की और चाहिए, 2 एंगल चाहिए और 1 साइड चाहिए, तो हम कुछ कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, अभी तक की हमारी जो पढ़ाई हुई है उस लिहाज से, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिशियन ने जब इस पर गौर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कि 6 की 6 इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आपको 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए या कॉन्ग्रुएंट जानने के लिए 6 की 6 इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन भी काफी है। क्योंकि मैथमेटिशियन क्या होते हैं, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि कम से कम में काम हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा
कि बार बार 6 इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है भाई, जब काम 3 इन्फॉर्मेशन से भी हो रहा है। तो यहां पर भी यही चीज है कि अगर सिर्फ 3 जानकारी 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो अब हम पहचान लेंगे वो 3 इन्फॉर्मेशन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, उसको नोट कर लेते हैं। वो क्या क्राइटेरिया है, वहां पर हम सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी और हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि वो 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। उनको बोलते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। इसको नोट कर लेते हैं, 6 क्राइटेरिया है, उसको नोट कर लीजिए। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल क्या 6, क्या 3 कंडीशन दे रखी होंगी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 क्राइटेरिया पढ़ने वाले, 5 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया, वी हैव टू स्टडी 5 क्राइटेरिया। नंबर 1, अगर हमको साइड दे दी जाए, एंगल दे दिया जाए और साइड दे दी जाए, ठीक है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SAS। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहलाता है ये। साइड, एंगल, साइड, अगर हमें ये 3 चीजें पता हो, 2 साइड पता हो, 1 एंगल पता हो, तो हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। एक SAS है, दूसरा ऐसे हमको मिलेगा एंगल, साइड, एंगल, ASA। थर्ड हमको मिलेगा एंगल, एंगल, साइड, एंड फोर्थ हमको मिलेगा साइड, 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 एंड लास्ट वन इज राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, RHS। तो ये 5 क्राइटेरिया है जो हमें पढ़ने। इन्हीं 5 क्राइटेरिया पर हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरी चैप्टर 7 की, जो हमें ट्राइंगल का जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल का है, तो उसमें ये 5 क्राइटेरिया की जरूरत पड़ने वाली है। तो पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 क्राइटेरिया क्या है, साइड, एंगल, साइड, दैट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA एंगल, साइड, एंगल, दैट इज ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। AAS एंगल, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS साइड, साइड, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंड RHS राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये 5 क्राइटेरिया पढ़ेंगे, 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल को देख लेते हैं। SAS क्राइटेरिया क्या है हमारा, साइड, एंगल, साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहलाता है ये, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बहुत आसान, ठीक है ना, बहुत आसानी से समझेंगे इसको। कहता क्या है कि SAS रूल कि इफ 2 sides of one triangle, if 2 sides of one triangle and the included angle of the triangle are equal to the corresponding sides and the included angles of other triangle, then 2 triangles are said to be congruent। इस स्टेटमेंट इस तरह से भी कह सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 2 triangles are congruent, 2 triangles are congruent, 2 triangles are congruent, 2 ट्राइंगल congruent होंगे कब, if 2 sides and included angle, अभी included angle क्या है इसको भी समझेंगे। if 2 sides and included angle are equal, किसके इक्वल, are equal to corresponding sides and included angles of other triangle, ये है SAS रूल। क्या है कि 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle is equal to corresponding sides and included angle of other triangle। 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कब, जब उन दोनों ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल हो और उन 2 साइड का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो तो वो 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिगर से इस चीज को समझते हैं।
Suppose we have a triangle ABC. Suppose we have a triangle A, B and C. कोई भी दो साइड, ट्राइंगल में 3 साइड है, उसमें से कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। एक AB BC ले ली, या AC BC ले लिया, ठीक है, या AB AC ले लिया, कोई भी 2 साइड ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमने AB और BC साइड को चुन लिया, ठीक है ना। जब अगर हमने AB और BC साइड लिया तो AB BC साइड का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? दिस एंगल B। अगर हमने AB और BC साइड को चूज किया है तो ये जो एंगल B है ये इसका इंक्लूडेड एंगल होगा। इसी तरह से अगर हमने एंगल AB और एंगल AC को लिया तो ये एंगल A इसका इंक्लूडेड एंगल होगा। इसी तरह से अगर एंगल साइड AC और BC साइड को लेते तो एंगल C हमारा इंक्लूडेड एंगल हो जाता। बात समझ में आई? इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? जो 2 साइड के बीच में आ जाए। इंक्लूडेड क्या क्या मतलब? इंक्लूड कर लिया, यानी कि वो शामिल कर लिया। अगर 2 साइड ने उसको इंक्लूड कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया, तो वो इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। अब ये 2 साइड ABBC है, ABBC के अंदर कौन सा एंगल है? एंगल B तो बन रहा है। एंगल A और एंगल C तो ABBC में नहीं है ना, तो ये तो एक्सक्लूडेड एंगल हुए। इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ? एंगल B। इसी तरह से BC और CA साइड ने कौन सा एंगल इंक्लूड किया? एंगल C को इंक्लूड किया। इसी तरह CA और AB को किसने कौन सा एंगल इंक्लूड किया? एंगल A को इंक्लूड किया। बात समझ में आ रही है ना कि इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? तो एक हमारे पास ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR। PQR, सपोज दिस इज P, Q एंड R। अब कंडीशन क्या दे रखी है? क्या ये थ्योरम क्या कहता है, या इसको एक्सियोम भी कहते हैं। ये एक्सियोम क्या कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? कि अगर उन दोनों के 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। अब मान लेते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ, ये और ये बराबर है, और BC बराबर है QR की, और एंगल B और एंगल Q बराबर है। मान लेते हैं इसका नाम सिंगल, इसी से सिंगल एंगल से नोट कर दिया। एंगल B एंगल Q बराबर है, तो AB बराबर PQ है अगर, और BC बराबर QR है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, अगर ऐसा है। ये कंडीशन 3 हो गई, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर रही हैं तो इट मींस दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अगर ऐसी कंडीशन है कि 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, तो वो 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब इसको समझने के लिए, इस SAS क्राइटेरिया को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल दिमाग में एकदम छप जाएगा। तो बहुत आसान है। एक क्राइटेरिया भी पढ़िए, एक क्राइटेरिया पर गौर करिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा तो हमें और अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी, हमें कैसे उसको अप्लाई करना है। SAS क्राइटेरिया हमारे पास क्या है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है और आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इन फिगर 7.8, फिगर 7.8 क्वेश्चन में गिवन है OA इज इक्वल टू OB। OA ये साइड है, इज इक्वल टू OB। OA और OB इक्वल है, एंड OD इज इक्वल टू OC। OD इज इक्वल टू OC। शो दैट ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC, triangle BOC को congruent and AD is parallel to BC। ये 2 चीजें प्रूव करनी है। जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन मिले, पहला काम क्या करना है? जो गिवन है उसको मेंशन करना है। उससे आपके 2 फायदे हैं। गिवन मेंशन करना 2 फायदा क्या? पहला फायदा तो ये कि जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक लिख लेना, जो लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है, तो हमारे सामने क्वेश्चन को विजुलाइज हम आसानी से कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ प्रूविंग, जब हम प्रूव करेंगे तो ये गिवन डेटा हम देखेंगे, अच्छा ये दे रखा है, इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हम प्रूव नहीं कर पाए, ठीक, अगर हम प्रूव नहीं कर पाए तो अगर कोई रहम दिल एग्जामिनर है तो शायद वो गिवन को देख करके, टू प्रूफ को देख करके, सोल्यूशन को देख करके, सब हेडिंग वगैरह देख करके शायद कुछ मार्क्स दे दे, ठीक है ना। तो ये 2 बड़े फायदे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझते चले, न्यूमेरिकल इस तरह की प्रूविंग के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं कि हमें ट्राइंगल, हमें क्वाड्रेटर, हमें सर्किल की प्रूविंग समझ में नहीं आती है। तो उसमें करना क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ के,
तो ये क्वेश्चन असल में जैसे आपने अपने बचपन में पहली बुझाई होगी, जो रिडल्स हम लोग करते थे, तो ये रिडल के फॉर्म में होते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। जो भी डेटा गिवन होता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। तो बस हमें उसको पिक करना है, पकड़ना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहीं पर पार्क के चलते रास्ते में एरो बने होते हैं कि राइट टर्न ले लो, लेफ्ट ले लो, फिर राइट ले लो, पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पर भी ये सब टर्न बना हुआ है, ये एरो बता रहा है कि इस इसको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली तुम इस शो तक पहुंच जाओगे। तो पहला गिवन क्या दे रखा है कि OA इज इक्वल टू OB। बहुत आसान क्वेश्चन है और स्पेशली पूरी ज्योमेट्री बहुत आसान होती है, बहुत ज्यादा आसान होती है अगर आप थोड़ा सा दिमाग की खिड़की को खोल करके समझे। OA इज इक्वल टू OB और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, OD इज इक्वल टू OC। फिगर में हमने अपने मेंशन कर लिया। ये दो चीजें दे रखी हैं, OA इज इक्वल टू OB है, OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। अब अगली हेडिंग क्या पड़ती है, टू प्रूव। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम प्रूफ क्या करना है। ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ये प्रूफ करना है। और दूसरा क्या, AD इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं अपने प्रूफ पर, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए जिसको हमें प्रूफ करना, जिस ट्राइंगल को, कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOD और BOC, AOD और BOC, उस पर सारा फोकस। ट्राइंगल AOD और BOC में हमें क्या चीजें दिख रही हैं, कुछ अगर सिमिलरिटी, कुछ कॉमन फिगर, कुछ गिवन डेटा में दे रखा उसमें आते हैं। AOD और BOC में कुछ गिवन है, OA साइड, OA साइड, OB साइड, ये दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स मिल गई, क्वेश्चन में दे रखा। तो छठ से गिवन डेटा को यूं उतार देंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, पहला OA इज इक्वल टू OB, ये और आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि हम अपनी तरफ से नहीं ला रहे हैं, घर से लेकर के नहीं आए, बल्कि ये क्वेश्चन में गिवन, यहाँ पर मेंशन कर दिया कि गिवन है ये, ठीक है ना। क्योंकि हमारा सारा फोकस इन दो ट्राइंगल पर चल रहा है। उसकी एक साइड हमने पा ली, एक साइड मिल गई, ठीक है ना। एक साइड को हमने प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास मिनिमम 3 चीजें चाहिए होती हैं, और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ एक ही एक्सियोम पढ़ा, एक ही थ्योरम पढ़ा, एक ही रूल पढ़ा, वो क्या है, साइड एंगल साइड। हमें साइड तो मिल गया एक, अब हमको एक एंगल और एक साइड और चाहिए। एक साइड मिल गया, एक एंगल और एक साइड और चाहिए। और कुछ देखते हैं क्या दिया हुआ है, OD OC, OD इसकी साइड, OC दूसरे ट्राइंगल साइड। इसका मतलब दो साइड का हमारा इंतजाम हो जा रहा है। ये कह ले OD इज इक्वल टू OC। ये डेटा भी भैया हम घर से नहीं लाए, ये क्वेश्चन में NCERT वालों ने दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। OD इज इक्वल टू OC, यानी कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। दो साइड हमने ट्राइंगल की प्रूफ कर ली। ट्राइंगल AOD में देखते हैं, ये साइड का काम बन गया हमारा। एंगल की जरूरत है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये और ये एंगल बराबर कैसे करें, कुछ आइडिया? बिल्कुल सही, सारे स्टूडेंट्स लगभग सही बोल रहे हैं। ये दोनों एंगल तो हम जानते हैं बचपन से, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये एंगल, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। अब बस जैसे ही ये मिल गया तो हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं, कि हम कह सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC। रीजन लिखना पड़ता है, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसलिए हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया, इक्वल कर दिया। अच्छा, SAS क्राइटेरिया हमको मिल गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला। सो बस हमें जो ट्राइंगल, इट मींस कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। क्यों ऐसा कह रहे हैं, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। तो ये हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अभी आधा पार्ट प्रूव हुआ है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है खुशी में क्वेश्चन खत्म, बस अब आगे नहीं देख रहे, तो इतना ज्यादा कुछ भी नहीं होना है कि अपनी मिस्टेक कर जाए। हमें सेकंड पार्ट पे आना है, AD पैरेलल टू BC। AD और BC तो कहीं आपस में मिल ही नहीं रहे, अरे नहीं मिल रहे तभी तो पैरेलल है इसका मतलब, ठीक है ना। तो AD और BC को पैरेलल प्रूव करना बहुत आसान, बहुत आसान। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ये दो थी,
इसको हमने कर लिया प्रूफ, तो अब गिवन कंडीशन आ गई 3, ठीक है ना, यानी कि ये भी गिवन के ही तरह से काम करेगा, लेकिन ब्रैकेट में गिवन नहीं लिखेंगे, ये प्रूफ करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने उसको प्रूफ कर लिया, इसका मतलब ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट की एक स्पेशल पॉइंट हम लोग ने क्या लिखा था कि if two triangles are congruent then its corresponding parts are equal, जिसको हम CPCT के नाम से जानते हैं, corresponding parts of congruent triangle, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, CPCT बार बार यूज होना है। तो CPCT से कुछ काम बनेगा भैया, CPCT से कुछ काम बन रहा है। CPCT का क्या मतलब होता है कि सारे पार्ट्स एक ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर होते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो साइड तो सब बराबर होंगी। इसका मतलब AD बराबर होगा BC के, OB बराबर है OA के, दे ही रखा है, OD बराबर है OC के भी दे रखा है, ये साइड ही बराबर हो। एंगल पर आते हैं, ये एंगल हमने प्रूफ कर दिया, एंगल D और एंगल C, इसमें देखते हैं AOD कॉन्ग्रुएंट BOC के है, तो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल A बराबर होगा एंगल B के, एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल O के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल D बराबर एंगल C के है, ऐसा है ना, बाई CPCT तो हमने आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लिख दिया, एक ही से काम बन जाता। अब अगर एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है फ्रॉम CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो CPCT से जब ये बराबर है, इसका मतलब कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन पर कोई ट्रांसफर्स अगर गिराते हैं तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, तो इट मींस AD पैरेलल टू BC। तो ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। कितना आसानी से प्रूव हो गया, और उम्मीद करते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके दिमाग में भी छप गया होगा। बात समझ में आई ना। SAS में क्या है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है, तो वो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये पक्का रूल है। तो रूल नंबर 1 हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें कोई डाउट नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कोशिश किया करिए क्वेश्चन को खुद से अप्लाई करना। हमने अप्रोच बताई आपको कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया माइंड में होने चाहिए। अभी तो एक ही क्राइटेरिया पड़ा SAS, आगे जब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया माइंड में चल रहे होंगे। तो वो 5 क्राइटेरिया को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, कौन सा फिट बैठ रहा है, जो फिट बैठ रहा है उसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है ये चीज। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं। तो अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। AB is a line segment. AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हमने पढ़ रखी है, सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB। अब कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते थे, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें, इसको हम वर्टिकली ड्रॉ कर सकते थे, इसको किसी एंगल पर ड्रॉ कर सकते थे, यानी कि स्लैंट लाइन ड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि हमें एक फ्रीडम दे रखी है, कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी है, ठीक है ना। किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाए और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, AB इज अ लाइन सेगमेंट, इनकी बात हमने मानते हुए इसको ड्रॉ कर दिया। एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कोई लाइन L है जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब जब ये लाइन हमने इसको मानी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही गिरेगा। सपोज कर लेते अगर हमने लाइन ऐसे ड्रॉ की होती तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाता, लाइन ऐसे ड्रॉ करी होती तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाता। क्लियर है ना ये चीज। तो अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से ही कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक लाइन जब हमने AB मान ली तो अब दूसरी लाइन L जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको ड्रॉ करते हैं। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है जो 90 डिग्री बनाए, तो C कर लेते हैं, और जो दोनों इक्वल पार्ट में ब्रेक करें। थोड़ी सी सीधी लाइन खींच ले, दिस इज AB, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि AC बराबर हो गया CB की। अब आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, ये हमारी लाइन L है, इसका नाम भी लिख लेते हैं, ये L लाइन है, ये L लाइन है, AB लाइन सेगमेंट है।
इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, P L पर कहीं लाइन करता है, कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या शो करना है, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। सपोज कर लेते हैं P को यहां रख लेते हैं। तो अब प्रूफ क्या करना है कि जो P पॉइंट है वो A और B से बराबर दूरी पर है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इधर ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है और गिवन क्या। पहला काम हमारा गिवन डेटा को लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन ये दे रखा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट, L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है, इट मींस AC इज इक्वल टू CB। ये गिवन दे रखा है, P L पे लाई कर रहा है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि P जो पॉइंट है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे, इट मींस कि AP इज इक्वल टू PB, AP PB के बराबर। ये प्रूफ कर, अपनी प्रूविंग शुरू करते हैं। प्रूफ, पहली क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि हमें AP मतलब ये प्रूफ करना है, AP और PB। जिसको प्रूफ करना है पहले उस पर फोकस करते हैं। AP और PB को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, एक आसान तरीका में दिखाई दे रहा है कि ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल PCA और एक ट्राइंगल PCB, इन दो ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो होगा क्या कि इसके CP/CD से इसके सारे पार्ट्स बराबर होंगे। जब सारे पार्ट्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, इसका मतलब PA PB के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब टारगेट हमारा क्या हो गया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। गिवन में दे रखा है AC CB के बराबर है। एक पार्ट तो दिया है तो नोट कर लेते हैं इसी को, AC इज इक्वल टू CB, ये हमारा गिवन डेटा हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिख रहा है कि CP एक पॉइंट, एक लाइन ऐसी सेगमेंट है जो PCA और PCB दोनों में ही कॉमन लाइन है। जब कॉमन लाइन है तो जाहिर सी बात है इस दोनों के लिए बराबर होगी। तो कॉमन वाला पॉइंट लिख लेते हैं कि PC इज इक्वल टू PC, क्योंकि कॉमन है। अब दोनों ट्राइंगल में क्या हमको दिख गया कि ये साइड ये साइड बराबर आ गया। साइड तो मिल गया, एंगल और चाहिए तो ये वाला एंगल इसी तरह से ले आए, और वो क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है कि L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से। अब SAS प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB। कॉन्ग्रुएंट, अब जब कॉन्ग्रुएंट है, ये क्यों है, इसको भी लिख लेते हैं कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। आप साइड में लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं तो नीचे लिख दिया। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो CP/CD से हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB। तो PA इज इक्वल टू PB कैसे कह रहे हैं हम, ये CP/CD से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्लियर बात, कोई इसमें कंफ्यूजन, इसको नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की, ठीक है। जब क्वेश्चन लिखा जा रहा है तो आप खुद से पहले करिए, उसके बाद जब कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर आगे कंटिन्यू करिए वीडियो को, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक। एक चीज का और आपको ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेके ही बात करते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है ना। सपोज कर लेते हैं ये है 50 डिग्री
और ये है 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा ट्राइंगल भी हमारे पास है, सपोज कर लेते हैं ये 50 डिग्री और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब इन दो ट्राइंगल को पूछा जा रहा है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने इसको देखा 4 4 5 5 एंगल एंगल, तो हमें समझ में आया कि दो साइड एक एंगल बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो हो जाएगी। अभी तक हम ये समझते हैं, लेकिन 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 हमने जो पढ़ा है साइड एंगल साइड, यानी कि जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ पर जो दो साइड है उसके एंगल ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो यहां से तो जो प्रूविंग अगर होगी तो वो तो बन जाएगा एस एस ए, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं। कहीं से कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आपको कि अगर हम इसको कट करके पेस्ट करना चाहें किसी भी रोटेशन से, किसी भी ओरिएंटेशन से, इसको कैसे भी करके घुमा लें, इसके ऊपर हुबहू फिक्स नहीं होगा। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगी कि एस कॉन्ग्रुएंसी रूल तो जो है होल्ड करता है, वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एस एस ए या अपनी मर्जी से हम कोई बना ले ए डबल एस एस, इस तरह से ये हम खुद से नहीं बना सकते। बात समझ में आई कि हम ये कहेंगे कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल होल्ड्स बट नॉट एस एस ए और ए एस एस। ये हमें ध्यान रखना है कि एस ए एस तो है साइड एंगल साइड इंक्लूडेड एंगल, लेकिन हम एस एस ए या ए एस एस करके कि दो साइड देखा कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड एक एंगल, हर दो साइड एक एंगल कॉम्बिनेशन कॉन्ग्रुएंट नहीं बनाता। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर हम इसको कर करके देख ले तो कैसे भी घुमा ले नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है ये चीज? कहने का मतलब मेरा ये है कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल एग्जिस्ट करता है, एस एस ए या ए एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। ठीक, अब आगे हम लोगों को जो पढ़ना है वो है इसके बाकी क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया को, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं और जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को। भले ही से लेक्चर लंबा बन जाए, लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, कोई भी मैथ्स की वो क्लास 9th स्टैंडर्ड की, तो आप अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेगा तो आप उसको बहुत आसानी से करेंगे। आगे हम लोग इसमें जो और कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, जो और 4 क्राइटेरिया, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपनी एक्सरसाइज पर हम लोग आ जाएंगे और इसको आप लोग रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।